साइकोलॉजी की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट की है। इस क्लास में हम ऐसा करेंगे कि टॉपिक जो भी हमने पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है कि कैसे, जैसे कई बच्चों को क्वेरी होती है कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस टाइप से आ सकते हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया मतलब कुछ एक प्रश्न जो है मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान से निकली हुई एक क्या है, शाखा है, उसकी एक ब्रांच है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बाल विज्ञान का अर्थ और उसके महत्व की मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक ज्ञान है और इनकी अपनी क्या होती है, यानी एक व्याख्याएं होती हैं या फिर क्या होता है, ये अपने आप में एक पूर्ण स्पष्ट चीजों को दर्शाता है। तो आप कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के बारे में कि व्यवहार की बातें ही हमें बताता है। कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, उसी की एक ब्रांच क्या है हमारे पास, चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसमें अध्ययन करते हैं बच्चों के विकास का, कि उनका विकास किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, उस विकास की अवस्थाओं का हम क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। और ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है एक अध्यापक के लिए कि हम ये समझ सके कि उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, कैसे उनका शारीरिक विकास होता है, किस प्रकार से उनका मानसिक विकास होता है। हर एक तरह के विकास को हमें क्या करना है, टारगेट करना है, ताकि उस प्रकार की गतिविधियां, उस प्रकार की एक्टिविटीज हम क्या कर सके, बच्चों को करवा सकें, जो क्या करेंगे उनके व्यवहार को बदलने में, उनके अंदर अगर कोई ऐसा भाव है उसको बदलने में, या फिर आपको लगता है कोई समस्या है बच्चे की सीखने से संबंधित कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है या उसके सीखने की गति धीमी है, उन चीजों को समझने में ये क्या करती है, हमारी सहायता करती है। तो जब आपको ये पता होता है कि बच्चे का सीखने का स्तर एक, जैसे 3 वर्ष का है बच्चा, उस वर्ष में बच्चे की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, हमें जब पहले ये पता होगा कि विकास कैसे होता है सामान्य स्तर पर, अगर वैसा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं आपको कुछ चीजें अलग लग रही हैं या फिर कुछ चीजें बच्चे की बाधाएं या रुकावटें बन रही हैं, तो उनको जानने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि विकास होता कैसे है। जब आपको ये पता होता है तो आप बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं का पता लगा पाते हैं, उनके व्यवहार में हो रहे बदलाव का पता लगा पाते हैं और उसके आधार पर हम उनकी समस्याओं को दूर कर पाते हैं। तो इसलिए कि वो सीखने का तरीका क्या है या क्या बेहतर तरीका है जिस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, उसके व्यवहार के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर स्पष्ट अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वुडवर्थ। तो जितनी भी परिभाषाएं आपके पास होती हैं वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जिन्होंने अपने अध्ययन पर हमें ये बताया है, या फिर आप कह सकते हैं कि बाल विकास को समझने के बाद वो आपको ये बताते हैं कि किसी भी बाल विकास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अपने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाएं से संबंधित विज्ञान को हम क्या करते हैं, बाल विज्ञान की संज्ञा देते हैं। यानी आपका जो आसपास का क्या है, एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के साथ आपकी जो भी गतिविधियां, आपकी जो भी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, ठीक है, वो व्यवहार क्या कहलाता है, आपके लिए मनोविज्ञान कहलाता है। या फिर आपकी जो गतिविधियां हैं वही क्या करती हैं, आपके आसपास के वातावरण को निर्धारित करती हैं कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा। तो इसी को हम किसकी संज्ञा देते हैं, मनोविज्ञान की। ठीक है, तो साइको साइकोलॉजी को हम दो शब्दों में तोड़ते हैं। साइको का मतलब होता है माइंड यानी मस्तिष्क, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी किसी मस्तिष्क की या किसी मन की का अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब आप इस साइकोलॉजी को किसी बच्चे से जोड़ देते हैं, जब हम इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो है ऐड कर देते हैं, कि हमने बाल विकास का नाम इसको दे दिया, या फिर हम क्या कह रहे हैं इसे बाल मनोविज्ञान, तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के व्यवहार का, या फिर आप कह सकते हैं बच्चे की मानसिक स्थिति का या उसके विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं कि ये क्या है, कि बच्चा अपने आसपास जो भी, जैसे बच्चा 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष में कुछ हमारे पास क्या होती है, विशेषताएं होती हैं विकास की, कि बच्चा उस प्रकार की गतिविधियों में क्या रहेगा, लीन रहेगा, वो ऐसी एक्टिविटीज करेगा। तो ये विशेषताएं आपको ये दिखाती हैं कि 3 वर्ष में उसका जो मानसिक स्तर है, उसका जो शारीरिक स्तर है वो कैसा होना चाहिए, उस प्रकार का होना चाहिए जो उसके
इस अवस्था को दर्शाता हो, उसी को हम कहते हैं कि वो कैसा हो रहा है, वो विकास सही प्रकार से हो रहा है या सही दिशा में हो रहा है। तो उसके आसपास की वो अपने व्यवहार को कैसे दर्शा रहा है, उसकी मानसिक एक्टिविटी मतलब जो मेंटल गतिविधियां हैं वो कैसी हैं, क्या वो लोगों को या चीजों को उसी प्रकार से समझ पा रहा है जिस प्रकार से 3 वर्ष का बच्चा समझ लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या है, अपने आसपास के साथ करने वाली उसकी गतिविधियां हैं, जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है, उन गतिविधियों को हम मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे पास आती है जो जेम्स ड्रोवर के द्वारा दी गई है। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा शारीरिक तथा मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में की है, कि जो मनोविज्ञान होता है वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, कि हम बात जब करते हैं किसकी, विकास की, ठीक है, तो विकास क्या है, विकास हर स्तर पर हो रहा है। आपको जो चीज दिखाई दे रही है, जो शरीर में होने वाले परिवर्तन है, उसे हम शारीरिक विकास का रूप देते हैं। और मानसिक स्थिति जो है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, वो सारी आपकी मानसिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। तो उनका जो भी व्यवहार होता है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का, वो जो व्यवहार है वो क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि जो आपका डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इसी विज्ञान को, इसी प्रकार के ज्ञान को या विज्ञान को समझने का जो प्रयास हम करते हैं, उसी को हम मनोविज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, कि हर एक तरह के विकास के बारे में हम इसको लेकर चलते हैं, कि बच्चे का मानसिक विकास सही स्तर से हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, शारीरिक विकास सही दिशा में हो रहा है। तो आपको दिखता है कि उसकी हाइट बढ़ रही है उसकी, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवहार आपको बच्चे में देखने को मिलता है जो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग है, तो उसको हम कहते हैं मानसिक व्यवहार की श्रेणी में। तो उसमें अगर आपको कोई परिवर्तन, कोई समस्या देखने को मिल रही है, या फिर बच्चा जल्दी चीजों को कैच नहीं कर पाता है, सामान्य स्तर पर नहीं कर पा रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही धीमा स्तर या बहुत ही ऐसी समस्या है जो सामान्य तौर पर आपको देखने को नहीं मिलती, तब आप कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति में किसी प्रकार की समस्या है। तो आप किसी चिकित्सक से समय रहते अगर कंसल्ट कर लेते हैं, तो हम उसकी समस्या को ज्यादा बेहतर तरीके से दूर कर पाते हैं। तो इसी को जेम्स ड्रोवर ने कहा है क्या है, कि मनोविज्ञान को अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं, तो इसकी परिभाषा के लिए आप उसके शरीर के विकास को साथ लेकर चले, साथ साथ में उसके मानसिक व्यवहार को भी, जो क्या करता है दोनों चीजों को दर्शाएगा, उसी को हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इसके संबंध में उन्होंने कुछ भौतिक अनुबंधन के रूप में मतलब कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। तो वही कहते हैं कि मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा अगर आप लोगों को, प्राणियों को देना चाहते हैं, तो मानसिक और शारीरिक जो व्यवहार है उसका अध्ययन, उस पर पड़ने वाले प्रभाव आदि सभी का अध्ययन हम करते हैं। कि मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप मानसिक मनोविज्ञान या किसी बच्चे के विकास की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, तो आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। अगर आप कह रहे हैं कि क्या बाल मनोविज्ञान, तो दोनों में अंतर ये है कि इसमें हम बच्चे के विकास की बात करते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं बाल विकास के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बाल विकास की अगर आप बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बच्चे की विभिन्न जो विकास की अवस्थाएं हैं, विकास की जो चीजें हैं, स्टेज हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, इसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। बाल मनोविज्ञान में आपके हम कह सकते हैं कि हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कि हर स्टेज के साथ, हर डेवलपमेंट के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो ये उन सब चीजों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान से आप कह सकते हैं कि प्राणियों के मानसिक और शारीरिक व्यवहार की हम बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, और उन्होंने ये पाया कि मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक जीवन, मतलब आप अपने आसपास के साथ, अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ, अपने कार्यस्थल पर, स्कूल में, अब तक आपने जो भी व्यवहार किया है वो क्या है, आपका मनोविज्ञान के आधार पर व्यवहारिक जीवन ही था। और इसी को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो जिसमें जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र के सिद्धांत, व्यवहारों का हम क्या करते हैं, अध्ययन। तो आपके जीवन में अलग अलग क्या आती है, स्टेजेस आती हैं। जैसे बच्चा है कि वो विकास की कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, 0 से लेकर 1 वर्ष की जो अवस्थाएं हैं, जिसे हम शिशु काल कहते हैं, तो उसमें आपका शारीरिक और मानसिक परिवर्तन क्या रहा।
फिर 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो 3 से लेकर 5 वर्ष, या शिशु अवस्था को 0 से 2 वर्ष आप रख सकते हैं। उसमें आपका जो बाल्यकाल है, आपका जो बचपन है, उसमें आपका शारीरिक मानसिक परिवर्तन कैसा रहा। फिर आती है हमारी जो लेटरल वाइल्डहुड, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की उत्तर बाल्य अवस्था, जो बचपन है वो समाप्त होने वाला होता है और किशोर अवस्था शुरू होती है। फिर आती है 13 से लेकर 19 वर्ष तक की, जिसे आप कहते हैं किशोर अवस्था। तो इन अवस्थाओं में आपके जीवन में अलग अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, शरीर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, आपके व्यवहार में ही। हम इन क्षेत्रों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने से हम क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जेम्स ड्रोवर जब वो अध्ययन कर रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप किसी बच्चे को क्या करिए, उसकी भौतिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराइए। भौतिक आवश्यकताएं मतलब फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स मतलब ऐसी चीजें जिनकी जरूरत आपको बाहरी रूप से होती है, ठीक है। तो जैसे भोजन आपको बाहरी रूप से चाहिए, बाहर से आपको प्राप्त होता है। और अन्य जो चीजें हैं, जैसे खेल खिलौने हो गए, ठीक है, खिलौने वगैरह हो सकते हैं जो बच्चों को बड़े बड़े प्रिय होते हैं। और जो अन्य आवश्यकताएं आपको लगता है कि किसी बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है, भोजन, पानी, कपड़े, हर एक तरह की व्यवस्था, उसको हम भौतिक अवस्थाओं में, फिजिकल नीड्स में रखते हैं। तो कह रहे बच्चों को सारी चीजें उपलब्ध कराइए, आप सब कुछ दीजिए जो वो चाहता है, आपने लाके दे दिया। तो उसे हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की हम क्या कर रहे हैं, लगातार पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन उसी समय पर आपको क्या करना है, उसे आपको इन सब चीजों से वंचित रखना है। ना तो प्रेम, स्नेह, दया, ऐसा कोई भाव आपको उसके प्रति नहीं दर्शाना है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करके क्या आप उसकी विकास और अभिवृद्धि को पूरा कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं के स्तर पर हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जितना आवश्यक आपको लगता है कि बाहर की वस्तुओं का होना है, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसा, धन, सब कुछ है, लेकिन अगर वो अकेले हैं, उनके पास मित्र नहीं है, परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, तो उनको लगता है कि हम लोनली फील होता है, अकेला फील होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वो नहीं सीख पाते हैं। तो उसी स्तर पर वो कह रहे हैं कि जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने ये देखा, सिर्फ भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने से हम किसी बच्चे के विकास को पूरा नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को वो भाव भी देने पड़ेंगे, जैसे प्रेम, स्नेह, क्षमा, ममता। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो है वो इनकी पूर्ति करता है। मन के आधार पर उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति जब आप करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, विकास और अभिवृद्धि दोनों क्या होते हैं, अच्छी प्रकार से होते हैं। फिर बाल विकास में पूछे गए कुछ प्रश्नों की बात हम करेंगे कि क्या बाल विकास आपकी कुछ चीजों को पूरा कर पाता है। तो क्या बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने से आप किसी बच्चे के विकास की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, विकास में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, या उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके बच्चे को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। क्या बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों का ही प्रश्न का जो अगर आप उत्तर की बात करें तो क्या है, यस, हाँ। कि मनोविज्ञान, जब आपको ये पता है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कर सकती है, ये सब कर सकती है, ठीक है, तीनों बातों को पूरा कर सकती है, ठीक है। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे की क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। कि बच्चे के अंदर पहले से क्या है, कोई गुण है, उस गुण को और ज्यादा विकसित किया जा सकता है। तो जैसे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, सभी बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन आपने देखा है कुछ बच्चे ट्रेनिंग और अच्छी लेते हैं, या उन्हें बहुत अच्छे कोच मिल जाते हैं, वो अपने आप को और विकसित, उस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उसकी क्षमताओं को विकसित कर देते हैं। तो वो राष्ट्रीय स्तर पर उससे अच्छे स्तर पर भी जो है, ओलंपिक्स है, इन सब में भी जो है वो अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। तो हर एक क्षेत्र में हम बच्चे की क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उसके विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं बच्चे का विकास अगर गलत दिशा में हो रहा है, तो उचित समय पर सही निर्णय लेकर, सही डायरेक्शन के द्वारा आप उसके विकास के परिवर्तन में भी क्या ला सकते हैं, परिवर्तन, चेंज ला सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, मतलब उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि कौन सी दिशा सही है, किस तरफ उन्हें जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे उनके शिक्षा के स्तर को पहचानने में,
किसी विषय को पहचानने में कि किस विषय में उन्हें अपनी रुचि जो है वो व्यक्त हो रही है या वो करते हैं, या फिर अपना कोई अन्य प्रकार की जो गतिविधि है जिसमें बच्चे की रुचि है विशेष तौर पर, उसको पहचानने में, उनकी क्षमताओं को, उनके गुणों को पहचानने में आप क्या कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप कैरियर काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं कि हम बच्चे को सही दिशा बताते हैं कि किस तरफ उसे जाना चाहिए तो ज्यादा सफलताएं उसे मिलेंगी। और उसके व्यवहार में क्या करना, वांछित परिवर्तन। वांछित परिवर्तन से मतलब ये होता है कि वो परिवर्तन जो हम चाहते हैं किसी के व्यवहार में हो। ठीक है, तो और हमेशा आप ये सोचेंगे कि माता पिता, आपके चाहे पेरेंट्स हो, आपके चाहे क्या हो अध्यापक, वो आपके व्यवहार में हमेशा क्या चाहते हैं, एक अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, एक ऐसा परिवर्तन जो आपके व्यवहार को दूसरों से अलग बनाए, डिफरेंट बनाए, अच्छा बनाए, समाज के अनुसार बनाए, तो तभी सब आपकी प्रशंसा करें। तो सही समय पर सही बातों को सिखाना, बच्चों को बुरी चीजों से दूर रखना, आपने देखा है माता पिता इस चीज पर ध्यान देते हैं, टीचर्स भी इस चीज को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, केंद्रीकृत करते हैं, इस पर फोकस रखते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, कोई अनावश्यक ज्ञान तो नहीं ले रहा है जो उसके लिए जरूरी तो नहीं है। ठीक है, तो इस सब चीजों पे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि बच्चा किस एज ग्रुप में क्या सीखने वाला है या उसके विकास की दर क्या है, तो ऐसी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उसके व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसके व्यवहार में वो परिवर्तन लेकर आ सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या करता है, इन सभी चीजों के लिए आपको सशक्त बनाता है, आपको सही दिशा जो है वो दिखाता है। फिर हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो के द्वारा हमारे पास एक परिभाषा दी गई है जो हमें ये बताती है बाल मनोविज्ञान क्या है। एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बाल बच्चा जो है वो जन्म से पूर्व से लेकर किशोर अवस्था तक क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि बाल मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, कि बाल मनोविज्ञान में हम किसी भी बच्चे के जन्म के पहले से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक आए हुए जीवन में जितने भी परिवर्तन हैं, उन सभी परिवर्तनों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसके विकास की जानकारी लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं या बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक मतलब आप कह सकते हैं कि साइंस के आधार पर या साइंटिफिक क्या है, ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, तरीका, माध्यम आप कह सकते हैं जिसमें कि किसी भी शरीर का, किसी भी व्यक्ति के शरीर का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, कैसे उसका शरीर बनता है, शारीरिक विकास को जब आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये विज्ञान आपके बारे में। ठीक है, और विज्ञान आपको क्या करता है, सही माध्यम बताता है कि कैसे। तो जन्म से जन्म से पूर्व ही क्या होती है, विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और किशोर अवस्था तक, ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था तक हम ये कहते हैं कि लगभग सारे परिवर्तन जो है वो क्या हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, या व्यक्ति के अंदर वो सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो किशोर अवस्था तक क्या करते हैं, हम उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो सभी ये जो समय है, ठीक है, जन्म से पहले से लेकर कि पहले शरीर का कौन सा पार्ट बन रहा है, धीरे धीरे कैसे आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ये सारी आप कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं। जन्म के बाद की शिशु काल, बाल्यकाल, किशोर अवस्था, ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सी अवस्थाएं हैं, ये वो अवस्थाएं हैं जो हमें ये बताती हैं बच्चे के शारीरिक, मानसिक व्यवहार में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और इसी को हम बाल विकास का नाम देते हैं। फिर एक परिभाषा आती है हमारे पास थॉमसन के द्वारा, जो बाल मनोविज्ञान के को सभी एक नई दिशा के रूप में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तो उचित समय पर हम उसे उचित विकास की ओर लेकर जा सकते हैं, और इससे हर बच्चा जो है सफल और सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की क्या है, एक तरह की शाखा, ब्रांच है, जो एक सब्जेक्ट के रूप में भी आप कह रहे हैं कि विकसित हो रही है। ठीक है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे व्यवहार जो है हम बच्चों का, उनका अध्ययन करते हैं। और तो आज के युग में आपको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक जो है मनुष्य तथा उसके परिवार के प्रभावित कर रहे हैं, कि हर एक स्तर पर आपको जो है चेंज देखने को मिलता है। तो थॉमसन ये कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो इस बात को समर्थन करते हैं कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजी के द्वारा हम बच्चे के व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं जो क्या करेगा, उसको सफलता की तरफ लेकर जाएगा, उसको ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा।
ठीक है। और ऐसा कब होगा, वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सफलता हर एक बच्चे को दिलाना चाहते हैं, करें, हर एक बच्चा सफल हो सकता है, लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। कैसा प्रयास, कि आपको सबसे पहले तो उचित समय को पहचानना है, कि उचित समय पर हमें उसके व्यवहार में एक उचित परिवर्तन लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उचित रूप से ये समझने की जरूरत है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास किस एज में कैसा है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से जान पा रहे हैं तो आप सही समय पर क्या कर पाएंगे, उसके विकास को एक सही दिशा दे पाएंगे। तो हर बच्चे को हम क्या बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं, उसे प्रसिद्ध बना सकते हैं। और इसलिए जो बाल मनोविज्ञान है कि साइकोलॉजी की एक शाखा के रूप में है, और इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों का जो व्यवहार है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज के युग में सफलता के लिए आपको पता है कि बच्चे के हर एक जो विकास है उसको फोकस करना बहुत जरूरी है। तो उसकी सामाजिक गतिविधियां, कि समाज में वो किससे मिल रहा है, क्या किसी गलत व्यक्ति के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा है, आर्थिक चीजों के उसका ध्यान देना, सांस्कृतिक वातावरण पर फोकस करना कि कैसी चीजों को वो सीख रहा है, राजनीतिक कारकों से उसे प्रभावित अगर मनुष्य है, और उसके परिवार को क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अगर ये सारी चीजों को आप सही साथ लेकर चलते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति के अंदर हो रहे परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और सही समय पर सही प्रयास के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको एक सफल मनुष्य बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बाल विकास और मनोविज्ञान के बीच में अंतर क्या है। तो बाल विकास की जब आप बात करते हैं, बाल विकास आपको ये बताता है कि बाल विकास में हम बच्चे के विभिन्न प्रकार के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। मनोविज्ञान ये है कि हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हरलोक ने 1978 में बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के संबंध में हमें एक बात बताई है, कि उन्होंने कहा कि हम, हरलोक ने सजेशन, आप कह सकते हैं एडवाइस दी, कि हमें क्या करना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम बदलकर चाइल्ड डेवलपमेंट कर देना चाहिए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम बाल विकास की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्फोसाइज ऑन द फोकस वाज ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हम उस अवस्था में क्या कर रहे हैं, बच्चे के व्यवहार में या फिर उसके शरीर में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि अलग अलग जो स्टेजेस आएंगी लाइफ की, उसमें उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन या उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है उसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम उसके व्यवहार का अध्ययन तो कर नहीं रहे, हम उसकी अलग अलग जीवन में जो स्टेजेस आएंगी उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसका नाम बदल के क्या कर देना चाहिए, बाल विकास कर देना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था और युवावस्था तक हो गया। मतलब बहुत सारी स्टेजेस में आपने देखा है, जैसे पहले के समय में आप कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो एक नया विषय है, वो अभी इतना ज्यादा विकसित होने लगा है जो पहले नहीं था। और इसमें जितने भी लोगों ने अध्ययन किया उन्होंने ये पाया कि एक एज जब आती है, जिसे आप कहते हैं कि बाल्यकाल आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड पीरियड है, ये क्या होता है, ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। और उसके समाप्त होते ही या उसके समापन के साथ ही आपकी एक नई एज शुरू होती है, जिसे आप कहते हैं टीनेजर या किशोर अवस्था। तो लोग इस किशोर अवस्था को इस प्रकार से देखने लगे कि बच्चा एक विकसित रूप में जो है लोगों के सामने आ रहा है, वो एकदम से ग्रोथ कर गया है, एकदम से उसकी हाइट बढ़ गई, तो एकदम से बच्चे ऐसे लगते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए। तो उस चीज को क्या करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उन चीजों में अंतर करने के लिए कि ये दोनों स्टेजेस क्या होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन किशोर अवस्था ऐसी अवस्था नहीं है कि बच्चा क्या बन जाएगा, एक वयस्क के रूप में, ठीक है, कि वो क्या बन गया, एक वयस्क बन गया, यानी उसको सारी चीजों की नॉलेज हो गई है। तो इस व्यवहार को बदलने के लिए, कि लोगों के प्रति इसकी सोच को बदलने के लिए हमने इसे क्या किया, बाल विकास का नाम देना शुरू किया। तो यहाँ पर युवावस्था व्यक्ति के से अभिप्राय कि व्यक्ति को लगता है कि युवा होने पर व्यक्ति हर तरह के उत्तरदायित्व को समझने के योग्य हो जाता है, कि क्योंकि बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं, और जो बाकी सारी चीजें हैं कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको लगता है कि बच्चा क्या हो गया, एकदम मेच्योर हो गया है, और उन्हें पौड़ अवस्था से, मतलब उन्हें क्या करता है, करी जाती है उनकी तुलना उन व्यक्तियों से करने लगते हैं कि हम इतने समझदार है तो बच्चा भी इतना ही समझदार होना चाहिए। जबकि किशोर अवस्था भी क्या है, एक स्टेज है डेवलपमेंट की, जिसमें अभी परिवर्तन हो रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उसको अभी मेच्योर होने में या फिर आप कह सकते हैं समझदार होने में थोड़ा समय और लगने वाला है। तो वो अपने उत्तरदायित्व को, अधिकारों को, अपनी असुविधाओं को जो है वो क्या है, समझ नहीं सकता। अभी अभी उसे ये नहीं पता
टीनेजर्स को कोई भी बहुत जल्दी मिसगाइड कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को क्या है बदलने की आवश्यकता थी। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया कि इस प्रकार के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि बच्चे की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसके व्यवहार में विशेषताएं जो हैं वो किन कारणों से जो है आती हैं। और इस प्रकार से ज्ञान का अभाव, मतलब हमारे आसपास के वातावरण में क्या है, इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि लोग इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि किशोर अवस्था और जो व्यस्क अडल्टहुड जो हमारी एज है वो दोनों ही भिन्न भिन्न है। तो बाल मनोविज्ञान में ये दो अध्ययन प्रणालियों का प्रचलन जो है शुरू हुआ और मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द को क्या किया गया, विकसित किया गया। तो उपयुक्त वर्णन, मतलब ये आपको ये बताता है कि बाल मनोविज्ञान की जब आप बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी भी बच्चे के शरीर में होने वाले विकास के बारे में, उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कि अगर बच्चा 3 वर्ष का है तो उसके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे, उसके शारीरिक विकास कैसा होगा, मानसिक विकास कैसा होगा, कैसी गतिविधियां क्या जो है उसके लिए अच्छी है जो उसके विकास को आगे की तरफ लेकर जाएंगी। इस चीज के बारे में हमें बाल मनोविज्ञान बताता है। फिर हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की विधियां कि मनोविज्ञान को समझने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है या उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का वर्णन विकास किया गया है। इन विधियों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विश्वसनीय और वैध माना जाता है। मतलब जो भी मेथड आप इस्तेमाल करेंगे मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, विश्वास आप उन पर कर सकते हैं और उनसे जो भी निर्णय आपको मिलेगा वो कैसे होते हैं, साइंटिफिक तौर पर आप कह सकते हैं वो सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विधि की। तो मनोभौतिकी विधि के द्वारा मन और शरीर के संबंधों के आधार पर व्यवहार का अध्ययन करना, मतलब मन के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके शरीर से उसके मन का जो संबंध है, शरीर के विकास के साथ साथ शरीर की अन्य जो मानसिक शक्तियों का विकास होना भी बहुत जरूरी है। और इस अध्ययन के बिना बुद्धि लब्धि की कल्पना और मानसिक आयु का विचार जो है हम नहीं कर सकते। मतलब मनोविज्ञान ये क्या कर रहा है कि ये आपके माइंड के विकास की बात कर रहा है, मस्तिष्क को डेवलप्ड करने की बात कर रहा है। लेकिन जब वो कह रहा है कि आपका मस्तिष्क डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ साथ ही क्या होगा, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। कि अगर आपके शरीर में क्या हो रहा है परिवर्तन, तो जैसे बच्चा 1 वर्ष का है, ठीक है, तो उसका 1 वर्ष में जो उसका शारीरिक विकास होगा कि बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसके साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति भी क्या करेगी, बदलेगी। वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना लग जाएगा, ठीक है, उसकी गतिविधियों में परिवर्तन आएगा। तो 1 वर्ष में आप फिर कहेंगे कि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में फिर से हम ये देखेंगे कि बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, उसका जो मानसिक परिवर्तन है वो कैसा हो रहा है। तो ये दोनों चीजें क्या चलती हैं, एक साथ चलती हैं समान रूप से। कि अगर बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है तो शारीरिक विकास भी होगा, ठीक है। और उसके साथ ही तो जैसे बच्चा 6 वर्ष का है, तो 6 वर्ष की आयु में आपने देखा है वो सारे बच्चे जितने भी आप 6 वर्ष की आयु में है उन सबका मानसिक स्तर एक समान होगा, सोचने की क्षमता एक समान होगी, कार्य करने की क्षमता एक समान होगी। अलग अलग फैक्टर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें जो आप पर प्रभाव डालते हैं, आपका वातावरण, आपका न्यूट्रिशन, उनके अलावा आप समान कहें कि सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी चीज का कोई समस्या नहीं है, तो 6 वर्ष की आयु में उन सभी की सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, समान होगी। तो इसी को हम कहते हैं कि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसमें आपको ये बताते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास क्या होता है, वैसे ही होता है जैसे शारीरिक का हो। तो दोनों विकास क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, एक साथ। दूसरा तरीका है आपके पास कि मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए कि चिकित्सात्मक विधि की मेडिकल स्तर पर। तो चिकित्सात्मक विधि जो है साधारणतः अभिष्ट, अधिगम, व्यक्तित्व या आचार संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययन के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मेडिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, ये पता लगाने के लिए कि बच्चे का व्यवहार या उसका विकास क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अलग अलग तरह की गतिविधियां आप उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए कोई टेस्ट किया जा सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं, उनसे निकलने वाले जो सिक्रेशन या केमिकल्स होते हैं,
वो भी क्या करते हैं, आपके जीवन में अलग अलग तरह की ग्रोथ यानी वृद्धि को दर्शाते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उस आधार पर अगर इनके सिक्रेशन कम निकल रहे हैं, ठीक है, केमिकल का जो रिलीज है वो सही समय पर नहीं हो, या अगर लो सिक्रेशन हो रहा है या हाई सिक्रेशन हो रहा है, तो ये सब भी क्या करेंगे, आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चिकित्सा मतलब डॉक्टर की सहायता आप ले सकते हैं। और इसमें विचाराधीन समस्याएं मतलब ऐसी कोई भी समस्या है जिसको जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल की सहायता ले सकते हैं उसको पहचानने के लिए। तो उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना या मालूम करना होता है कि उसमें जो ग्रंथियां हैं वो सही प्रकार से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही। और कभी कभी असामान्य व्यवहार अगर आपको किसी व्यक्ति का देखने को मिलता है, इसको रिमोट दे दे, तो असामान्य व्यवहार का समय रहते ही हम अगर उपचार नहीं करते हैं तो वो आपकी मानसिक विषमताओं का कारण बनता है, मतलब मेंटल ग्रोथ जो है आपकी उससे प्रभावित होती है अगर केमिकल सिक्रेशन सही समय पर सही मात्रा में नहीं निकलते हैं। तो चिकित्सात्मक विधि के द्वारा हम बच्चों के उपचार को जो है वो क्या कर सकते हैं कि इससे आप उसको पहचान सकते हैं, सही समय पर उनका इलाज हो सकता है, जिससे क्या है कि वो बेहतर तरीके से अपने विकास को जारी रख सकेगा। फिर है नियंत्रण निरीक्षण विधि की आप कंट्रोल करके क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, एक नियंत्रण भी है और एक कंट्रोल भी है। तो नियंत्रण निरीक्षण विधि के द्वारा हम किसी बच्चे के निजी व्यवहार का मूल्यांकन करता है कि पर्टिकुलर स्थिति में या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ रहने के कारण, किसी समुदाय के साथ रहने के कारण उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो निरीक्षण करता है यानी जो जांच करता है वो क्या करता है, एक चेकलिस्ट बनाता है, एक सिम्टम शीट, कि उसको क्या बनाएगा, लक्षणों के लिए एक शीट बनाएगा जिसमें वो देखेगा कि बच्चे के व्यवहार में इस कारण से ये व्यवहार परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसको करने की आपके पास दो विधियां होती है, एक सामुदायिक सर्वेक्षण, तीन विधियां होती है, एक सामुदायिक सर्वेक्षण, एक चेकलिस्ट और तीसरी विधि होती है हमारे पास परिस्थिति विश्लेषण। ठीक है, तो सामुदायिक विश्लेषण में जैसे आप कह सकते हैं कि हम जब किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाते हैं, किसी पर्टिकुलर समुदाय से आप मिलते हैं, तो उस समुदाय में रहने वाले बच्चों का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो उनमें कोई विशेष अगर आपको व्यवहार देखने को मिल रहा है तो वो उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, क्योंकि उस समुदाय में ये चीजें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही है, तो इसलिए वो उनके व्यवहार का एक हिस्सा है। तो जैसे पहले आदिवासी आपने देखा था, तो वो क्या करते थे, जंगलों में शिकार करते थे, लेकिन हर व्यक्ति को ये क्रिया नहीं आती है, तो वो उनका विशेष समुदाय का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, जो उनको उस समुदाय में रहने के कारण सिखाया गया है, क्योंकि वो उनके जीवन का एक पार्ट है। चेकलिस्ट में होता है कि यहाँ बालकों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार और विकास की एक सूची बना ली जाती है, एक लिस्ट आप कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पद के अनुसार उनकी क्या व्यवहार की जांच करते हैं कि किस एज में बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए या फिर किस आधार पर बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उस स्थिति की हम क्या कर सकते हैं, व्यवहार के आधार पर उसकी जांच कर सकते हैं। फिर है परिस्थिति विश्लेषण, जैसे किसी बच्चे को अगर डर लग रहा है तो उसके डर लगने का क्या कारण है, ऐसी चीजों का हम अध्ययन क्या कर सकते हैं, चेकलिस्ट के आधार पर कर सकते हैं। फिर परिस्थिति विश्लेषण की किसी विशेष परिस्थिति घटने के बाद, मतलब अगर कोई ऐसी घटना हो गई जिससे बच्चे का मानसिक स्तर प्रभावित हो रहा है या किसी सदमे में वो है, ठीक है, तो माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के व्यवहार में क्या भिन्नता है, किस वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उनकी जानकारियों को हम क्या करते हैं, पहले एकत्रित करते हैं कि हर व्यक्ति के साथ या फिर हर परिस्थिति में किस परिस्थिति में बच्चा इस विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसका हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और उस आधार पर उसके लिए उसकी समस्या का समाधान निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चे के साथ कोई घटना घटी या कुछ कुछ उसने ऐसे घटना होते हुए देख ली, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया या कोई और प्रकार का व्यवहार देख लिया, तो उसके आधार पर अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जानकारी एकत्रित करते हैं जो लोग उसके आसपास हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, साथी, कोई दोस्त, उसका फ्रेंड, तो उनसे पूछते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी परिस्थिति के आधार पर उसके व्यवहार को जांचने की कोशिश करते हैं। फिर आता है समय निर्देशन, ठीक है, एक और मेथड है हमारे पास जिसमें है समय निर्देशन। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी निर्धारित समय में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्या है, समय टाइम है, एक वर्ष में अनेक बच्चों की शारीरिक विभिन्नताओं का अध्ययन या बाल्यकाल में व्यक्ति की शारीरिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तो पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप में आप कह सकते हैं, पर्टिकुलर किसी टाइम में आप कह सकते हैं कि हमने क्या किया है, किसी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया है, तो उसके लिए हम समय विदर्शन विधि का इस्तेमाल करते हैं।
फिर आती है हमारे पास एक विधि प्रश्नावली विधि, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के आधार पर बच्चों से क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर हम क्या करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं और उनके उत्तरों के माध्यम से बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले ये जो अध्ययन है, जी स्टोनले हॉल ने सर्वप्रथम क्या किया था, इसका उपयोग किया था। उन्होंने 123 प्रश्नों की क्या बनाई, एक सूची बनाई और बोस्टन स्कूल के बच्चों के साथ क्या किया, उन्होंने ये मेथड जो है वो अपनाया था। और उस आधार पर उन्होंने देखा कि बच्चों के व्यवहारों में जो परिवर्तन वो देखना चाहते या अध्ययन करना चाहते थे, उसकी जांच उन्होंने की थी। तो ये सारी बातें आपको ये बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं या उसकी विकास की अवस्थाओं को आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे जांच सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा। अब इससे से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब एक प्रकार, या आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का क्या महत्व होता है, कि समाज में उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो आपके पास ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं कि खेल बच्चों को सामाजिक विकास या कौशल में सहयोग करता है, खेल शारीरिक विकास में मदद करता है, खेल केवल मानसिक विकास में मदद करता है, खेल कोई महत्व नहीं देखता। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक उचित उत्तर जो है वो खोजना है। ऐसे आपको बहुत सारे उत्तर देखने को मिल सकते हैं जो आपको उस समय लगेंगे बहुत ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जब बच्चों के सामाजिक विकास की हम बात करते हैं, समाज में वो रह रहा है और खेल क्या करेंगे, उसके सामाजिक विकास के कौशल को बढ़ावा देते हैं, सहयोग देते हैं। वो ज्यादातर वो अलग अलग तरह के लोगों से जब मिलता है तो नई नई बातें सीखता है, अलग अलग तरह की भाषाओं को सीखता है, भाषा के विकास होता है, लीडरशिप की भावना उसके अंदर जो है विकसित होती है। और लोगों के विचारों को सुनता है तो उससे भी उसका अलग तरह का सामाजिक विकास होता है, ज्यादा लोगों से मिलता है, ज्यादा सोशल डेवलपमेंट या सोशल एक्टिविटीज में बच्चा एक्टिव होता है। तो ये सारे विकास समाज के आधार पर हो रहे हैं, जो केवल खेल खेलने के माध्यम से ही उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से अध्यापकों को क्या लाभ होता है, कि जो अध्यापक हैं अगर वो बाल मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, जैसे आप एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे क्या फायदा होने वाला है। तो बालकों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, केवल शैक्षिक सामग्री में हम सुधार कर सकते हैं, केवल शारीरिक सुधार, शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, या केवल अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। तो सही ये है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, कि किसी एज ग्रुप में बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, उसको बेहतर तरीके से अगर हम समझ पाएंगे तो शैक्षिक सामग्री का विकास कर पाएंगे, शारीरिक शिक्षा में सुधार कर पाएंगे, अनुशासन बना पाएंगे, सब काम हो जाएंगे अगर आप उनके व्यवहार को समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्यवहार को समझने में क्या मिलती है, ज्यादा बेहतर सहायता मिलती है। फिर बच्चों के सामाजिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों के सामाजिक विकास के लिए क्या लगता है आपको, केवल शैक्षिक उपलब्धियां, मतलब सिर्फ शिक्षा जरूरी है उनके लिए, या सामाजिक संपर्क जरूरी है, लोगों के साथ सहयोग जरूरी है, या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। ठीक है, या फिर केवल मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। तो हम ये कहेंगे कि जब हम बच्चों के सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो सामाजिक विकास का संपर्क और सहयोग दोनों होना जो है वो क्या है, हमारे लिए जरूरी है। फिर बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में आप अलग अलग विधियों के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो प्रेक्षण विधि, डायरी विधि, प्रश्नावली विधि, ये सभी विधियां जो है हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सब विधियों का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करके किसी मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। अलग अलग आधार पर आप इनका चयन कर सकते हैं। फिर बच्चों के सामाजिक विकास में के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात की थी हमने कि सामाजिक संपर्क और सहयोग जरूरी है। फिर बाल विकास के अध्ययन में किस विधि का उपयोग करके बच्चों के व्यवहार के का रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। तो क्या केवल प्रश्नावली विधि से हम उसका विकास जो है उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं, प्रेक्षण विधि से उनका रिकॉर्ड बना सकते हैं, डायरी विधि से, केवल सर्वेक्षण के द्वारा, केवल प्रयोग के द्वारा। तो प्रेक्षण और डायरी विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड बना सकते हैं। रिकॉर्ड बनाने से मतलब कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, और सूचनाएं कैसे, प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब जांच करना, डायरी मतलब चीजों को नोट करना, या किसी प्रकार की रिपोर्ट को तैयार करना, या किसी डाटा को कलेक्ट करना,
तो उस आधार पर जो भी जानकारी, जो भी सूचनाएं आपको मिलती हैं, वो क्या करती हैं, बाल विकास के अध्ययन की विधि के रूप में क्या करती हैं, आपको व्यवहार के बारे में बताती हैं। फिर है बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए शैक्षिक उपलब्धियों पर ध्यान देना, सिर्फ हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, या बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, या केवल मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि जब आप किसी बच्चे के विकास को का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों विकास को क्या करना है, हमें फोकस करना है, तब हम उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। फिर बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या शिक्षा की सफलता महत्वपूर्ण है, सकारात्मक घर, मतलब आपके घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या शारीरिक स्वास्थ्य, या फिर केवल आर्थिक रूप से अगर आप क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, धन दौलत होना वो ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सकारात्मक घर और विद्यालय का एक अच्छा वातावरण क्या है, आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ये दोनों चीजें होती हैं तो आपके विकास को ज्यादा बेहतर तरीके